हेलो गाइस, मैं राजश्री आप सभी का आपके और हमारे चैनल अपने स्टडी 24+ में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, अनुच्छेद। कई बार क्या होता है, अनुच्छेद हमें लर्न तो होते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे हम चुटकियों में। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो पे पूरा पूरा बने रहे, पूरा पूरा इस वीडियो को देखें और इस टॉपिक को आप लोग ना छोड़े, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग हमारे वीडियो पे कंटिन्यू रहे। और उससे पहले आप लोग जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों बैठे ना रहे, हमारे चैनल को स्टडी 24+ को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों, आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 326। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान आपका 324 अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 221, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 139। तो दोस्तों, आप सभी को अपना राइट आंसर यहाँ पे बताना है किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 331 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, यानी कि देखिए आप लोगों को क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 लोकसभा में, मतलब जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन बुलाता है, ठीक है, तो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 331। ये क्वेश्चन ना डीपली नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 331। ठीक है, तो राष्ट्रपति बुलाता है एंग्लो इंडियन, ये भी आप लोगों को पता होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। तो आप लोगों को बताना है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19A
अनुच्छेद 19 एक हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र, किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है उसे। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब पूछा है ना आपसे, तो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार है। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ध्यान देना दोस्तों, देखिए एक मिनट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। तो दोस्तों आप सभी को जल्दी से जल्दी अपने राइट आंसर बताना है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु से के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है दोस्तों कि जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत यानी कि 14 वर्ष से, यहाँ देखिए बता रखा है यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों से, किसी भी बालक बच्चे वही हो गए, बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करवाने की इजाजत नहीं है, नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से ना ही काम कराया जाएगा, ना ही अन्य कार्य कराया जाएगा। तो ये अनुच्छेद आपका क्या कहता है? 24 कहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको राइट आंसर अनुच्छेद 24 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 14। दोस्तों आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 29 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 29 अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अनुच्छेद 29 थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने आप सभी का यहाँ पे निचोड़ निकाला है और कुछ मेन पॉइंट निकाला है जिससे आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया होना भी जरूरी है। तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है पर रिपीटेड जो है वो लग रहा है कि हाँ ये पूछा जाएगा, तो उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले हैं, तो आप लोग देखना इसे। अनुच्छेद 29 के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं, किसी भी समुदाय के लोग जो किसी भी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिकी भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उस
उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। अनुच्छेद 29 आप समझे। अनुच्छेद 29 यही कहता है कोई भी अनुच्छेद के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग किसी भी राज्य के हो रहते हो या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंतरिक भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ठीक है, ये ना कहे कि अब ये हमारे समुदाय के नहीं है, हमारी जाति के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी समुदाय हो, किसी भी राज्य का हो, उनकी अगर कोई क्षेत्र है, संस्कृति है, भाषा है, लिपि है, तो उन्हें पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा, उनके पास पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। तो ये हमारा अनुच्छेद 29 भी कहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में है? कौन सा विषय संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में है, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान, रिपीट करती हूं मैं एक बार, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में, यहाँ के आएगा, के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 116, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249 यानी कि 249। ठीक है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोगों को बताना है कि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद कौन सा। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 249। 249, ठीक है, अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को, पार्लियामेंट को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि किस अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253, 253। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 299, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 299 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है 299 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है किसके तहत? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42। तो आप लोगों को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। संविधान के किस
किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? कौन से पद का? तो उपराष्ट्रपति पद का। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 156। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर यहाँ पे बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, चलते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन नंबर बी 110 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी 108 अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108। चले आगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? ये हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है ना। तो आप लोगों को बताना है कि इनका संयुक्त अधिवेशन जो हुआ था उसके विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर यहाँ पे बताना है किस अनुच्छेद के तहत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, अनुच्छेद 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, चलते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 110। तो धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा हमें डीपली में जाना है ना। तो संविधान में अनुच्छेद 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। अब धन की बात हो रही है, धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो 110 हमारा अनुच्छेद है जिसमें कि मतलब आपने देखा धन विधेयक की परिभाषा है। तो संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में अगर हमें कोई धन विधेयक को पास करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल विशेष प्रक्रिया होगी जो कि हमारे मतलब संविधान में निहित है। ठीक है, उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 है। अब विशेष प्रक्रिया है ही, अब उसको पारित करना है तो उसके लिए तो मतलब अनुच्छेद होना चाहिए। तो अनुच्छेद कौन सा है? इसे 109, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 109 में और भी ज्यादा विशेष प्रावधान किए गए। अब लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। अब लोकसभा में वो पारित हो गया तो अब उसको कहाँ भेजा जाएगा? तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप समझ गए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो कितने? तो 2 राष्ट्रपति से मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को।
कितने हैं सदस्य? तो 2 सदस्य हैं इसमें एंग्लो इंडियन के। ठीक है, समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोबारा समझते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 221, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 139। तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में 331 अनुच्छेद में है। ठीक है, ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा दोबारा देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। मैंने भी आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति उसे 2 मतलब सिर्फ 2, ठीक है, 2 लोगों को, देखो यहाँ पे बोल भी रखा है, 2 लोगों को संसद के नामित में किया जा सकता है, किया जा सकता है। संविधान का 126वां संशोधन अगर संसद के ऊपरी सदन से भी पास हो जाता है तो फिर संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित नहीं होंगे। देखिए क्या होता है इसमें, तो संविधान का हमारा अनुच्छेद 331 है, उसमें देखिए क्या होता है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। 2 जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कहते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा, ये रहा है ना, क्वेश्चन ही है उसी के ऊपर। तो संविधान का जो 126वां संशोधन है, जिसमें अगर संसद के ऊपरी सदन से भी पास हो जाता है तो फिर संसद और विधानसभा, जब ऊपरी सदन पास करा तो संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नामित नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, ऊपरी सदन से भी पास हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित नहीं होंगे अगर ऊपरी सदन से पास हो जाए तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद कौन से में करते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो आप लोग को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद डी, यानी कि मतलब अनुच्छेद 32। ठीक है, 32 में बताया गया मौलिक अधिकारों की रक्षा, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। अनुच्छेद 32 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों को हनन होने के समय देखिए नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको उनका हनन होने से रोकता है। ठीक है, इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करता है। ठीक है, रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्त यहाँ पे आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्त आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है?
तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। तो आप लोगों को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, क्या होगा इसका राइट आंसर कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के आधार पर वित्त आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360। ठीक है, ये देखिए 360 को भी जान लेते क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व ये साख को खतरा है। इस आपात में आम नागरिकों के पैसों एवं संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। मतलब इस अनुच्छेद 360 में यही बताया गया दोस्तों, ये आपातकाल जब ही लगा जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, पूर्ण रूप से ऐसा लगता है, विश्वास हो जाए कि देश में कोई ऐसा आर्थिक संकट आने वाला है। ठीक है, तब वो जाके वित्तीय आपातकाल लगाता है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व साख को खतरा है, जब उन्हें ऐसा लगता है। अब हम ऐसे ही लगा देंगे नहीं कुछ होने वाला तो हम नहीं, जब तक राष्ट्रपति पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए कि हमारे भारत में आर्थिक संकट आने वाले, तब जाके वो वित्तीय आपातकाल लगाता है। ठीक है, और इस आपात में क्या होता है, जो आम नागरिक होते हैं दोस्तों, जो आम नागरिक उनके पैसे और संपत्ति पर भी देश का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो 360 को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी 360 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 119। तो आप लोगों को बताना है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 में। ठीक है, 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, लगाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो महाभियोग, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो आप लोगों को बताना है महाभियोग लगाते हैं। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49। तो आप लोगों को बताना है किस अनुच्छेद के तहत, 124, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 59। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन का पूछा गया यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 यह कहता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे तब करता है। देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग कि भारत के संविधान जो हमारा 126 है उसके अनुच्छेद अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। अगर पूछा जाए उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अनुच्छेद 124। ठीक है, तो यह कहता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे तब करता है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, ये यहाँ से मतलब कुछ छूट गया है शायद। ठीक है, तो आप इतना मत देखिए, इसको काट देते हैं हम लोग, यहां तक देख लेते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124। ठीक है, ये कहता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी अच्छे से, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपसे इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद और 18 अनुसूचियां, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है तो 395 अनुच्छेद है हमारे और 12 अनुसूचियां हैं। और पहले पहले क्या थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ये पहले थे, बट अब वर्तमान में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 112। तो आपको बताना है कौन सी जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, आपको भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? तो आप लोगों को बताना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 15 से 25, अनुच्छेद 26 से 34, अनुच्छेद 55 से 64। तो आप लोगों को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन है, देखिए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 44। तो दोस्तों आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 312। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना 312। ठीक है, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी तो किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 203, ऑप्शन नंबर बी 51 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 256। तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? आप लोगों से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर ए 17, मतलब ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।